जरा सोचो, एक ऐसा संसार जहां विशालकाय जीव घूमते थे। विशालकाय जीव जिनके लंबे घुमावदार दांत और घने बाल थे, बर्फीले इलाकों में घूमते थे। ये मैमथ का संसार था, एक ऐसा जीव जिसने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोह लिया है। आज भी उनके विलुप्त होने के बहुत बाद भी मैमथ हमें आकर्षित करते रहते हैं। वे हमारे ग्रह के प्रागैतिहासिक अतीत से एक कड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसा समय जब दुनिया एक बहुत ही अलग जगह थी। मैमथ का आकर्षण न केवल उसके प्रभावशाली आकार या उसकी प्रतिष्ठित उपस्थिति में है, बल्कि उन कहानियों में है जो यह हमारे अपने इतिहास और हमारे ग्रह के इतिहास के बारे में बता सकता है। मैमथ सिर्फ प्राचीन जानवर नहीं रहे, वे एक खोई हुई दुनिया के प्रतीक हैं, ऐसे जीव जो हमारी जिज्ञासा जगाते हैं और अतीत को समझने की हमारी इच्छा को हवा देते हैं। मैमथ के अवशेषों की हर खोज उनके जीवन और उनकी दुनिया के बारे में हमारे द्वारा उजागर की गई जानकारी का हर नया टुकड़ा बहुत पहले बीते हुए समय की खिड़की खोलने जैसा है। ये प्राचीन हाथी हिमयुग की हमारी समझ में केंद्रीय व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन मैमथ की कहानी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य के बारे में भी है। जैसे जैसे हम अभूतपूर्व पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, मैमथ के उत्थान और पतन की कहानी बहुमूल्य सबक देती है। मैमथ की कहानी हिमयुग के जमे हुए टुंड्रा में नहीं, बल्कि लाखों साल पहले अफ्रीका के गर्म घास के मैदानों में शुरू होती है। सभी हाथियों की तरह मैमथ भी पहले के हाथी जैसे जानवरों से विकसित हुए थे, जिन्हें गोम्फोथेरस कहा जाता है। ये प्राचीन रिश्तेदार लगभग 50 लाख साल पहले अफ्रीका में रहते थे। जैसे जैसे जलवायु ठंडी हुई और घास के मैदानों का विस्तार हुआ, इनमें से कुछ शुरुआती हाथी अफ्रीका से बाहर निकलने लगे, पूरे यूरेशिया और अंततः उत्तरी अमेरिका में फैल गए। पहले सच्चे मैमथ लगभग 50 लाख साल पहले अफ्रीका में दिखाई दिए थे। ये शुरुआती मैमथ, जिन्हें दक्षिणी मैमथ के रूप में जाना जाता है, आधुनिक हाथियों से बड़े थे, लेकिन उनके पास अभी तक वह प्रतिष्ठित ऊनी कोट नहीं था जिसे हम आज मैमथ के साथ जोड़ते हैं। जैसे जैसे वे उत्तर में यूरेशिया में फैलते गए, उनका सामना ठंडी जलवायु से हुआ। यहीं से ऊनी मैमथ का विकास शुरू हुआ। सैकड़ों हजारों वर्षों में ये मैमथ ठंड के अनुकूल हो गए। उनके विशिष्ट लंबे झबरा बाल, छोटे कान और इंसुलेट वसा की परतें विकसित हो गई। ऊनी मैमथ, मैमोथस प्राइमिजेनियस, लगभग 3 लाख साल पहले साइबेरिया में दिखाई दिया था। ये वे मैमथ हैं जिनसे हम सबसे अधिक परिचित हैं, जिन्हें गुफा चित्रों में दर्शाया गया है और परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए पाए गए हैं। वे हिमयुग के ठंडे वातावरण के अनुकूल थे। ऊनी मैमथ वास्तव में प्रभावशाली जीव थे। कंधे पर 11 फीट तक लंबे और 6 टन तक वजन वाले, वे आज जीवित किसी भी भूमि वाले जानवर से बड़े थे, सिवाय सबसे बड़े अफ्रीकी हाथियों के। उनकी सबसे विशिष्ट विशेषता उनका कोट था, 3 फीट तक लंबे फर की एक मोटी परत, जो उन्हें हिमयुग की कड़ाके की ठंड से बचाती थी। इस बाहरी परत के नीचे छोटे बालों का एक घना अंडरकोट था, जो उत्कृष्ट इंसुलेशन प्रदान करता था। उनकी त्वचा भी अविश्वसनीय रूप से मोटी थी, कुछ जगहों पर 1 इंच तक, जो उन्हें ठंड से और भी बचाती थी। मैमथ के दांत एक और उल्लेखनीय विशेषता थी। 16 फीट तक लंबे और प्रत्येक का वजन 200 पाउंड तक होता है। इन दांतों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था। मैमथ उनका उपयोग बर्फ के नीचे भोजन खोदने, पेड़ों से छाल उतारने और संभवतः साथियों को आकर्षित करने के लिए करते थे। मैमथ के पूरे जीवन में दांत बढ़ते रहे, हर साल नई परतें जुड़ती गईं। आज वैज्ञानिक इन परतों का अध्ययन ट्री रिंग्स की तरह कर सकते हैं। मैमथ के आहार, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि उस जलवायु के बारे में भी जान सकते हैं जिसमें वह रहता था। मैमथ शाकाहारी थे, मुख्य रूप से घास और सेज पर चरते थे। उनके दांत विशेष रूप से इस आहार के लिए अनुकूलित थे, जिसमें कठोर पौधों की सामग्री को पीसने वाले रिब्ड मोलर थे। अपने आकार के बावजूद मैमथ आधुनिक हाथियों की तरह सामाजिक प्राणी थे। मैमथ के विलुप्त होने की कहानी एक जटिल कहानी है, जिसमें बदलती जलवायु, बदलते पारिस्थितिक तंत्र और एक नए शिकारी, मनुष्यों का आगमन शामिल है। लाखों वर्षों तक मैमथ ने बदलते परिवेश के अनुकूल सफलतापूर्वक अनुकूलन किया था। वे पिछली गर्म अवधि और ठंडी तस्वीरों से बच गए थे, लेकिन लगभग 15,000 साल पहले पिछले हिमयुग के अंत में कुछ बदल गया। मैमथ अपनी सीमा के अधिकांश हिस्सों से गायब होने लगे। पहले यूरोप और एशिया में,
फिर उत्तरी अमेरिका में। इस विलुप्ति में जलवायु परिवर्तन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे दुनिया गर्म होती गई, विशाल घास के मैदान जिन पर मैमथ निर्भर थे, सिकुड़ने लगे। जंगलों का विस्तार हुआ और मैमथ के भोजन के स्रोत दुर्लभ हो गए। भूवैज्ञानिक शब्दों में यह परिवर्तन अपेक्षाकृत तेजी से हुआ, शायद मैमथ के अनुकूलन के लिए बहुत तेजी से। वार्मिंग से अन्य जानवरों और पौधों के वितरण में भी बदलाव आया, जिससे पूरे पारिस्थितिक तंत्र बदल गए। मैमथ बड़े जानवरों को बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। वे इन परिवर्तनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थे। लेकिन अकेले जलवायु परिवर्तन मैमथ के विलुप्त होने की व्याख्या नहीं करता है। आखिर मैमथ पिछली गर्म अवधि से बच गए थे। यहीं से इंसान कहानी में प्रवेश करता है। मैमथ अनुसंधान के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक है कुछ नमूनों का अविश्वसनीय संरक्षण। हमने साइबेरिया और अलास्का के परमाफ्रॉस्ट में संरक्षित पूरे मैमथ को पाया है। ये जमे हुए मैमथ त्वचा, बालों और आंतरिक अंगों से भी पूर्ण होते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध ल्यूबा है, जो 2007 में साइबेरिया में पाया गया था। वैज्ञानिक उसके पेट की सामग्री की जांच कर सकते थे। ये जमे हुए नमूने वैज्ञानिक खजाने की टुकड़ी है। वे मैमथ शरीर रचना का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। वैज्ञानिक इन संरक्षित ऊतकों से डीएनए निकालने में सक्षम है। इस आनुवंशिक सामग्री ने हमें मैमथ जीनोम को अनुक्रमित करने की अनुमति दी है। मैमथ दांत में प्रचुर मात्रा में डेटा होता है। वैज्ञानिक मैमथ के जीवन के विवरण का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि जानवर ने क्या खाया और जलवायु कैसे बदली। हाल के वर्षों में मैमथ अनुसंधान में मैमथ जीनोम का अनुक्रमण सबसे रोमांचक विकासों में से एक रहा है। यह उपलब्धि 2015 में डीएनए अनुक्रमण तकनीक में प्रगति और कुछ मैमथ नमूनों के संरक्षण द्वारा संभव हुई थी। मैमथ जीनोम ने इन प्राचीन जानवरों के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान किया है और नई संभावनाओं को खोला है। मैमथ और आधुनिक एशियाई हाथियों के बीच घनिष्ठ संबंध की पुष्टि हुई थी। दोनों प्रजातियां लगभग 60 लाख साल पहले अलग हो गई थी। यह घनिष्ठ संबंध मैमथ के विलुप्त होने के विचार को संभव बनाता है। जीनोम ने विशिष्ट अनुकूलन का भी खुलासा किया है, जिसने मैमथ को ठंडे वातावरण में जीवित रहने की अनुमति दी। जीवित हाथियों के जीनोम से मैमथ जीनोम की तुलना करके वैज्ञानिक बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि प्रजातियां समय के साथ विभिन्न वातावरणों के अनुकूल कैसे होती हैं। आधुनिक प्रजातियां वर्तमान जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कैसे हो सकती हैं, यह समझने के लिए इसके निहितार्थ हैं। मैमथ जीनोम अन्य विलुप्त प्रजातियों के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। मैमथ जीनोम के अनुक्रमण ने विलुप्त होने के बारे में चर्चाओं को फिर से जगा दिया है। विलुप्त प्रजातियों को वापस जीवन में लाने का विचार लंबे समय से विज्ञान कथा का मुख्य आधार रहा है, लेकिन आनुवंशिक तकनीक में हालिया प्रगति ने इस अवधारणा को वैज्ञानिक संभावना के दायरे में ला दिया है। विलुप्त होने या पुनरुत्थान जीव विज्ञान के रूप में जाना जाने वाला यह क्षेत्र जनता की कल्पना को मोहित कर लेता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आनुवंशिकीविद जॉर्ज चर्च के नेतृत्व में मैमथ को पुनर्जीवित करने की परियोजना ने सुर्खियां बटोरी है। इसका परिणाम हाथी मैमथ संकर होगा, जिसे कभी-कभी मैमोफेंट कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एशियाई हाथियों से डीएनए लेना और मैमथ जीन को शामिल करने के लिए इसे संपादित करना शामिल होगा। इन जीनों को उन लक्षणों के लिए चुना जाएगा जो मैमथ को ठंडे वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। आर्कटिक टुंड्रा में मैमथ जैसे जीवों को फिर से लाने से घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने में मदद मिल सकती है। विलुप्त प्रजातियों को वापस जीवन में लाने की संभावना नैतिक सवालों का एक समूह खड़ा करती है। एक तरफ वे लोग हैं जो विलुप्त होने को पिछली गलतियों को सुधारने के तरीके के रूप में देखते हैं, खासकर उन मामलों में जहां मानवीय गतिविधियों से प्रजातियों का विलुप्ति हुई। उनका तर्क है कि हमने जो नष्ट किया है उसे बहाल करने के लिए हमारा नैतिक दायित्व है। इसके अलावा उनका सुझाव है कि विलुप्त होने की प्रौद्योगिकियां संरक्षण के लिए मूल्यवान उपकरण हो सकती हैं, संभावित रूप से वर्तमान में लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने में मदद करती है। हालांकि आलोचक कई चिंताएं उठाते हैं। एक है पशु कल्याण का प्रश्न। क्या किसी जानवर को अस्तित्व में लाना नैतिक होगा जब हम उसके मूल पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से नहीं बना सकते?
इन जानवरों के जीवन की गुणवत्ता के बारे में चिंताएं हैं, खासकर मैमथ जैसे सामाजिक जानवर जो अपनी तरह के दूसरों के बिना दुनिया में पैदा होंगे। इस बात का भी जोखिम है कि विलुप्त होने के प्रयास मौजूदा लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण से संसाधनों और ध्यान को हटा सकते हैं। एक और नैतिक विचार विलुप्त प्रजातियों को फिर से लाने का संभावित पारिस्थितिक प्रभाव है। इन प्रजातियों के विलुप्त होने के बाद से पारिस्थितिक तंत्र बदल गए हैं और उन्हें फिर से लाने के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। सवाल यह भी है कि ये जानवर कहाँ रहेंगे? बहस जारी है। विज्ञान, नैतिकता और संरक्षण के बीच जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करती है।